चलो, अरे डाउट सेशन में डाउट पूछने हैं, तुम तो ऐसे ही पूछ लेते हो डाउट तो, अलग से ऐसे डाउट सेशन में क्या, जिसको डाउट पूछना हुआ आ जाएगा, ये तो थोड़ी ना है सबको बैठना है वहाँ, डाउट तो तुम वैसे ही पूछ ही लेते हो अलग से, है ना? ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। क्या चल रहा था अपना लास्ट क्लास में, कहाँ पे एंड करा था अपने? कंटिन्यूटी में कहाँ पे एंड करा था, कुछ बता सकते हो क्या? मेरे को याद नहीं आ रहा लास्ट में क्वेश्चन करा था शायद से सर कोई। एक क्वेश्चन किया था, कौन सा वाला? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा अच्छा, वो वाला करा था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो एक दो क्वेश्चन और पहले मैं करा देता हूँ, और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, कंटिन्यूटी में एक क्वेश्चन चलो आपको करना है। चेक द कंटिन्यूटी at x is equals to pi by 6, pi by 4, pi by 3, pi by 2, pi. Pi by 6, pi by 4, pi by 3, pi by 2, pi. fx is equals to given है 6x upon pi cos of greatest integer of 3x upon pi। ठीक है, चलो इसकी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है इन पॉइंट्स पर। चलो पहले तो ये कर लो। खुशी मतलब क्या लिखा मैं समझा नहीं, मतलब टू मतलब क्या लिखा आपने? ये पॉइंट्स लिखे हैं क्या आपने? चलो एक मैं बता दूं क्या, इसमें कैसे चेक करोगे आप, तो कंफ्यूजन हो। आ, 5 5 4 और 5 एक पॉइंट गलत बता रहे हो खुशी, आपका दो में से एक पॉइंट गलत है। प्रवीण आपका भी एक पॉइंट गलत है एक्चुअली। देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे पाई बाय 6 पे करना है, ठीक है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एफ ऑफ पाई बाय 6, ठीक?
लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप क्या करते हो, पाई बाय 6 माइनस एच रखोगे, इसके लिए पाई बाय 6 प्लस एच रखोगे और इसके लिए पाई बाय 6 रखोगे। नाउ पाई बाय 6 माइनस एच यदि मैं रखूंगा, पाई बाय 6 माइनस एच 6 बाय पाई इंटू पाई बाय 6 माइनस एच इंटू कॉस ऑफ 3 बाय पाई इंटू पाई बाय 6 माइनस एच। सो दैट बिकम, पाई से पाई कैंसिल, 1 माइनस 6 एच बाय पाई कॉस ऑफ, पाई से पाई कैंसिल, 1/2 माइनस 3h बाय पाई। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, राइट हैंड लिमिट में सेम चीज ऐसी की ऐसी होगी, केवल इस माइनस की जगह पे प्लस, मतलब राइट हैंड के लिए, ये लेफ्ट के लिए हो गया, राइट के लिए मेरे पास आएगा 1 प्लस 6h बाय पाई एंड कॉस ऑफ 1/2 प्लस 3h बाय पाई। और पाई बाय 6 रखोगे तो मतलब h 0, h तो 0, तो ये आपका राइट हैंड लिमिट वाला हो गया, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट वाला हो गया। और यदि मैं एफ ऑफ पाई बाय 6 की बात करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 इंटू कॉस ऑफ 1/2, ऐसा। चलो कैलकुलेशन करता है, 1 माइनस 6h बाय पाई इज द पॉजिटिव वैल्यू, 6h बाय पाई इज द पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू यदि है और 1 माइनस मतलब 1 से कम यदि है, और 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0। अब ये कुछ भी आया पर ये तो फिक्स है, ठीक है। यहां पे 1 प्लस 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 इंटू 1/2 प्लस 0.5 प्लस थोड़ा सा ज्यादा 0.5 प्लस समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 1, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अब ऐसे ही पाई बाय 4 रखो, तो बस आप पाई बाय 4 ये रखोगे ना, यहाँ के फैक्टर्स कुछ कुछ चेंज होते जाएंगे, और जैसे पाई बाय 4 रखोगे तो इस तरह से आप रख देना, ठीक है। तो पाई बाय 6 पे तो डिसकंटिन्यूअस आ गया, पाई बाय 6 पे डिसकंटिन्यूअस आ गया। अब ऐसे बाकी पॉइंट्स पे निकालो आप, पाई बाय 4 पे, पाई बाय 3 पे, ठीक है ना। बस आप तो एक को लिख लो और इसी में फिर दूसरी जगह प्लस कर देना, तीसरी जगह डायरेक्टली h इक्वल्स टू 0 कर देना। खुशी इस पे क्या बता रहे हो आप, कंटिन्यूस बता रहे हो कि डिसकंटिन्यूस बता रहे हो, इस वाले पे कंटिन्यूस बता रहे हो या डिसकंटिन्यूस बता रहे हो? नहीं, फिर से चेक करो। अच्छा, इन सब में केवल एक ही पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है एक्चुअली, इन सब में से, हाँ करेक्ट, वेरी गुड।
ठीक है, जैसे अब मैं पाई बाय 4 पे करके बताता हूँ। नेक्स्ट है पाई बाय 6 पे, समझ में आ गया सबको? अब मैं पाई बाय 4 पे करके बताता हूँ। मान लो पाई बाय 4 लेता, यहाँ पे पाई बाय 4, यहाँ पे पाई बाय 4, यहाँ पे पाई बाय 4। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी कर देते हैं पाई बाय 4। थ्री बाय 2 माइनस 6h/5। ठीक है, यहां पे प्लस हो जाएगा, यहां पे प्लस होगा, क्या प्लस होगा? 3/2 प्लस 3/2 प्लस, यहां पे 3/4। ठीक है, और f ऑफ पाई बाय 4 रखोगे, यदि f ऑफ पाई बाय 4, f ऑफ पाई बाय 4 रखेंगे, पाई बाय 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3/2, 3/2, और पाई बाय 4 रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब निकाल के देख लो, अब निकाल के देखते हैं। 3/2 माइनस 3/2 माइनस रखेंगे, मतलब 1.5 माइनस 1.5 माइनस करेंगे तो 1 से थोड़ा 1.5 से थोड़ा सा कम आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, इनटू यहां पे 0.75 माइनस, तो 0 से 1 के बीच में आएगा, 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, cos 0 1 आ जाएगा, तो 1 into 1 is equals to 1 आ जाएगा। यहां पे भी बिल्कुल 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा लोगे, 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही आएगा ना, और 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा लोगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 आएगा, cos 0 वो भी 1 हो जाएगा, तो 1 into 1 वो भी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे यहां पर 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया, और ये भी 0 आ जाएगा, cos 0 equals to 1 आ जाएगा। तो पाई बाय 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है अपने पास। ठीक है, तो इसलिए अपन पाई बाय 4 पे कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, बाकी सारे पॉइंट्स पे आप वापस से डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा अपने पास। ठीक है, प्रवीण आपने 2 पॉइंट बोले थे ना? अच्छा, पाई बाय 4, ओ आप मेरा वो आगे का नहीं देखा, मैंने बस आपके पाई बाय 6 और पाई बाय 4 देख लिया एक्चुअली, मेरे को लगा आपने 2 पॉइंट बताया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन, मतलब थोड़ा सा बड़ा तो है क्वेश्चन, मतलब तीनों निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे बाकी में आप करोगे ना, तो एलएचएल और आरएचएल ही अलग अलग आ जाएगा, तो उसी से अपने को पता लगता जाएगा ऐसा। ठीक है, उनको भी बिल्कुल ऐसे ही चेक करेंगे। ठीक है, अब जैसे पाई बाय 3 रखोगे आप, ठीक है, तो पाई बाय 3 यदि मैं रखूंगा, पाई बाय 3 रख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, वही पाई बाय 3 प्लस एच, पाई बाय 3 माइनस एच रखते जाओ, वही रखना तो पड़ेगा, ए प्लस एच, ए माइनस एच रखते जाओ। ठीक है सर, ये cos 3/4 सर, ये कैसे सर, ये वन कैसे हो गया सर? कौन सर सा? नीचे से लास्ट में सर, सबसे लास्ट सर, cos 3/4 बोला? सर, ये वाला सर। यस सर। 3/2 है 1.5, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, यस सर, 1। और 3/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, यस सर, cos 0 की वैल्यू 1 है। हाँ, वो एक्चुअली उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को बहुत बड़ा, जैसे वही मैं बोल रहा हूँ कि वो अभी अपने को लग रहा है, अभी मैंने पूरा पूरा सॉल्व करके बताया ना, फिर आपको धीरे धीरे पैटर्न समझ में आता जाएगा। हुआ क्या एक्चुअली, अभी जैसे आप पाई बाय 3 पाई बाय 2 रखते जाओगे ना, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू आपको दिख जाएगी, ये सारी वैल्यू अलग अलग आ रही है।
उसे पता, मतलब तीनों चीजें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दो से अपने को पता लगता जाएगा, क्योंकि डिसकंटिन्यूस है ना, तो इन सब में आरएचएल एलएचएल अलग अलग आएगा मेरे पास, ठीक है, इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो क्या है कि अब वो दूसरा ऑप्शन भी है, लेकिन यार उसमें 3x बाय पाई को मैं t मान सकता हूँ और इसको 2t मान सकता हूँ, है ना। एक ऑप्शन ये है कि आप चाहो तो अपन ये कर सकते हैं, मतलब मैं ट्राई करता हूँ, आई एम नॉट श्योर, उससे शायद थोड़ा सा इजी हो जाए, कि मैं क्या देख रहा हूँ 3x बाय पाई 6x बाय पाई बाय x ऐसा चल रहा है ना, चलो उससे देखते हैं शायद से इजी हो जाए, कि मैं क्या करता हूँ 3x बाय पाई को लेट से t मान लेता हूँ, तो मेरा जो फंक्शन हो गया ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2t, हाँ शायद इससे थोड़ा इजी बनने की पॉसिबिलिटी है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, है ना, 3x बाय पाई को t मान लिया तो ये 2t हो गया और ये cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t हो गया, ठीक है ना। अब cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t हो गया, तो अब मेरे पास t की वैल्यू कौन कौन सी है उससे देख लेता हूं मैं। 3x बाय पाई को, तो यदि x इक्वल टू पाई बाय 6 लोगे, पाई बाय 6 लेंगे तो t इज इक्वल टू 1 बाय 2 हुआ, x इक्वल टू पाई बाय 4 लोगे तो t इज इक्वल टू 3 बाय 4 हुआ, x इक्वल टू पाई बाय 3 लेंगे तो t इज इक्वल टू 3 हुआ, x इक्वल टू पाई बाय 2 लोगे तो t इज इक्वल टू 3 बाय 2 हुआ, और x इक्वल टू पाई लेंगे तो t इज इक्वल टू, सर वो 1 आएगा, t इक्वल टू 3 की जगह 1, सॉरी ये 1 आएगा, ये 1 है ना। तो ऐसा अपन मान सकते हैं कि मेरा फंक्शन ये है और उसमें t इक्वल टू 1 बाय 2, t इक्वल टू 3 बाय 4, ठीक है, और t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 3 बाय 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है। चलो तो अब इसमें cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t है, ठीक है, तो cos ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इसको यदि मैं दो फंक्शन के प्रोडक्ट की तरह समझ लूं, ये वाला और ये वाला, ठीक है, हाँ ठीक है, एक काम हो सकता है इसमें कि जैसे 2t है मेरे पास, पहली चीज तो मैं ये बोल सकता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर t है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो t है ये कहां पे डिसकंटिन्यूस होता है, t इज इक्वल टू 1 पे, 0 से 1 के बीच में तो ये पूरा कंटिन्यूस होता है ना, 0 से 1 के बीच में t इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूस है, t इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूस है, t इक्वल टू 3 पे डिसकंटिन्यूस है, करेक्ट। नाउ अब यदि मैं 2t की बात करूं, ये t की वैल्यू थी, 2t की वैल्यू क्या क्या हो गई 1, 2t की वैल्यू कितनी हो गई 3 बाय 2, 2t की वैल्यू कितनी हो गई 2, 2t की वैल्यू कितनी हो गई 3 एंड 2t की वैल्यू कितनी हो गई 6, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो, देखो कहां पे अपने को कंटिन्यूटी मिली, 2t, 2t इज इक्वल टू 1, 1 पे डिसकंटिन्यूस, 2 पे डिसकंटिन्यूस, 3 पे डिसकंटिन्यूस, 6 पे डिसकंटिन्यूस, आ रहा ना, ठीक है, केवल 3 बाय 2 पे कंटिन्यूस होता है, 3 बाय 2 पे ये कंटिन्यूस है, और 3 बाय 2 पे 2t इक्वल टू 3 बाय 2 पे 3t इक्वल टू 3 बाय 4 है, तो 3 बाय 4 पे ये भी कंटिन्यूस हो गया, है ना, t इक्वल टू 3 बाय 4 पे ये भी कंटिन्यूस हो गया, और t इक्वल टू 3 बाय 4 पे ये भी कंटिन्यूस हो गया, कंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस, एक तरीका ये भी है मेरे पास कि t इज इक्वल टू 3 बाय 4 पे मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, क्योंकि 3 बाय 4 पे तो कंफर्म मुझे दिख रहा है कि ये कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा। सर बट अपने को ऐसे भी चेक तो सारे ही करने पड़ेंगे ना, क्योंकि वो डिसकंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस का मे भी आता है ना। हाँ उसमें एक चीज अपन बोल सकते हैं कि डिसकंटिन्यूस इनटू, हाँ मे भी आता, आपका पॉइंट बहुत सही है उसमें, कि एक छोटा सा मैं उसमें आपको और मॉडिफिकेशन बताता हूँ एक्चुअली, कि जैसे आप डिसकंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस फंक्शन कर रहे हो ना, तो उसको अपन ने क्या बोला था कि डिसकंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस जो है वो मे भी होता है, करेक्ट, मतलब मे और मे बी कंटिन्यूस और मे नॉट बी डिसकंटिन्यूस, ठीक है। अब उसमें यदि ये कंटिन्यूस कब होता है आप समझना, ठीक है,
कि यदि मेरा कंटिन्यूस वाला जो फंक्शन है, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि 236 पे ये तो डिसकंटिन्यूस हो ही गया, ठीक है, और 236 पे अच्छा ये भी डिसकंटिन्यूस हो रहा है, सॉरी 236 पे 236 पे ये भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। हाँ, तो अब डायरेक्टली फिर ये दिक्कत है ना, 236 पे यदि ये डिसकंटिन्यूस हो गया, मतलब 1 3/2, सर 3 पे नहीं होगा। 3 पे नहीं होगा है ना, ये 3/2 पे तो डायरेक्ट पता लग जाएगा, है ना। 1 और 3 की दिक्कत आ रही है, 1 और 3 पे डायरेक्ट पता लग सकता है क्या, क्योंकि 1 पे ये तो डिसकंटिन्यूस हुआ, 1 माइनस एच और 1 प्लस एच करेंगे तो 1 हाँ डिसकंटिन्यूस तो होगा, ये भी सही है, और 3 पे करेंगे तो 3 प्लस एच और 3 माइनस एच पे भी ये भी डिसकंटिन्यूस तो होगा। तो मतलब एक तरह से ये दोनों पॉइंट्स ऐसे हुए कि जिसपे ये डिसकंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस हो रहा है, तो डिसकंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस को कंक्लूड तो नहीं कर पाएंगे, सही बात है वो। बस उसमें ये दोनों पॉइंट्स पता लग जाएंगे अपने को, बाकी तो चेक करना ही पड़ेगा, वो नहीं कर सकते 100% तो नहीं बोल सकते, ठीक है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी मान लो बस, बाकी तो 3/2 को जैसे डायरेक्ट बता देंगे, ठीक है, और इसको डायरेक्ट बता सकते हैं, 3 वाले इस वाले को डायरेक्ट बता सकते हैं। 3/2 पे ये भी कंटिन्यूस है और ये डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस, ठीक है ना। तो चेक तो करना पड़ेगा, चेक तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक बार और पूछ रहा है पार्थ, पूछ लेते हैं, थोड़ा सा इजी। मैंने कहा कि 3x/π को t मान लिया तो ये 2t हो गया, दिस, ठीक है। अब मेरे पास एक चीज तो मुझे कंफर्म है कि देखो कंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस फंक्शन यदि आ जाता है तो कंटिन्यूस है। ये कहां कहां पे डिसकंटिन्यूस होगा, जब 2t इंटीजर आ जाएगा, 2t इंटीजर 2t, तो 2t इंटीजर कहां पे आ रहा है, यहां 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 यहां, ठीक है, मतलब t इक्वल टू 1/2 4 केस पर। तो यहां पे तो मतलब ये तो कंफर्म हो गया, इन चारों पॉइंट पे ये तो डिसकंटिन्यूस है ही सही, इन चारों पॉइंट्स पे। तो π/4 पे x इक्वल टू π/4 पे तो ये कंटिन्यूस है, ठीक है। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू π/4 मतलब 2t इज इक्वल टू 3/2, तो 3/2 पे तो कंटिन्यूस होगा ना ये 3/2 पे, ये तो डिसकंटिन्यूस केवल इंटीजर तो होता है जब इसके अंदर इंटीजर है, ठीक है। और t इज इक्वल टू 3/4 पे ये भी कंटिन्यूस है, t इक्वल टू 3/4, क्योंकि ये भी कहां पे डिसकंटिन्यूस होगा, जब ये इंटीजर आएगा, ठीक है। तो t इक्वल टू 3/4 पे ये भी कंटिन्यूस है। तो बस मैं एक चीज ये बोल रहा हूं कि t इक्वल टू 3/4 बोलो या 2t इज इक्वल टू 3/2, उस पे तो कंफर्म कंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस आ रहा है, जो कि कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना। और बाकी जगह पे अपन डायरेक्टली, और बाकी जगह एक ये और जरूर पता लग रहा है ना, यहां पे नहीं, इस पे भी नहीं पता लगा ना, क्योंकि 2t इज इक्वल टू 3 पे ये डिसकंटिन्यूस आया और ये कैसा आया, कंटिन्यूस आया। तो डिसकंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस भी कहीं कुछ भी हो सकता है ना, डिसकंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस भी कुछ भी हो सकता है, तो पता तो वही सब पे करना ही पड़ा आपको, बस एक ये वाला जरूर कंफ्यूजन मुझे, क्योंकि कॉस ऑफ, एक मिनट में सोचता हूँ, एक मिनट और हो जाओ, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर t यदि मैंने माना है तो इसके अकॉर्डिंग है ना, मान लो जैसे t इज इक्वल टू 1, मतलब 3/4 को पता लगा ना, 1 पे यदि मैं करूँगा 1 प्लस h 1 माइनस h 1 प्लस h, मतलब 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाना ना, करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो वैल्यू है ना बहुत रैंडम है, एक्चुअली वैल्यू बहुत रैंडम है, मतलब करना तो पड़ेगा वो, कोई डायरेक्ट ऑप्शन तो नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। और आई भी प्रॉब्लम है एक्चुअली, आईआईटी में आई भी प्रॉब्लम है एडवांस में, ठीक है। मल्टीपल मैं उसमें था, मैं इसका बोल रहा, फंक्शन दिया था और ये पॉइंट्स लिखे हुए थे कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो बस ओरली जैसे एक छोटा सा पॉइंट में समझा देता हूँ, ओरली मैं इतना सा कर सकता था कि जैसे मान लो अभी इस पॉइंट की आप बात करते तो t इक्वल्स टू 1 पे 2t इक्वल्स टू 2 पे L R, ओरली थोड़ा सा मैं ये कर सकता था
लेफ्ट हैंड लिमिट में 2 माइनस एच करोगे तो इसको 2 माइनस एच करोगे तो 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, और यहाँ पे t इक्वल्स टू 1 है तो 1 माइनस एच करोगे तो 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 cos 0 1 आएगा। राइट हैंड लिमिट में ये 2 प्लस एच करते, 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आता, इनटू यहाँ पे 1 प्लस एच करते उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आता। तो बस इतने से मुझे पता लग जाता कि ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है, तो इसलिए डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ से नहीं कर पाओगे बेटा, ग्राफ से तो उसका ग्राफ बनाने में बहुत दिक्कत है, मतलब ग्राफ के लिए तो यदि मैं ब्रेक करूंगा तो उतनी देर में तो फिर मेरी कैलकुलेशन ही चेक हो जाए। ग्राफ बनाने के लिए भी आपको क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर को तो ब्रेक करना पड़ेगा ना, उतनी देर में तो वो फिर कैलकुलेशन ही चेक हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, बस ज्यादा से ज्यादा ये एक सिंप्लीफिकेशन अपन कर सकते हैं, बाकी तो और कोई तरीका नहीं, इसमें पहले भी था क्योंकि वो करना ही पड़ता है। फाइनली केवल π/4 पे आप इसको कंटिन्यूअस बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट अब अपन इसमें लेते हैं टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दो टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल। रिमूवेबल में दो टाइप की है, मिसिंग पॉइंट, मिसिंग पॉइंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट। नॉन रिमूवेबल में फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप, एंड ऑसिलेटेड। मिसिंग पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, और नॉन रिमूवेबल में है फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप और ऑसिलेटेड। ठीक है, मिसिंग पॉइंट, चलो एक मिनट पहले इधर समझ लेना बेटा, लिख बाद में लेना, पहले एक बार इधर समझ लो। ठीक है, रिमूवेबल टाइप मतलब जैसे नाम से समझ में आ रहा है, रिमूवेबल टाइप मतलब है जिसको अपन रिमूव कर सकते हैं, जिसको अपन रिमूव कर सकते हैं। नॉन रिमूवेबल टाइप मतलब जिसको रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो रिमूवेबल टाइप अपन दो टाइप को बोलते हैं, मिसिंग पॉइंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट। मिसिंग पॉइंट मतलब ये है कि वो पॉइंट वहां से गायब है, सीधा सीधा मैं बोलूं तो वो पॉइंट वहां से गायब है, इस तरह का ग्राफ बन जाए। दिस इज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स है ही नहीं मेरे पास। आइसोलेटेड अपन बोलते हैं कि पॉइंट है तो सही लेकिन ऊपर नीचे की साइड पर है, लाइक दिस वन। ऐसा, तो एक तरह से मिसिंग पॉइंट में आप ये बोल सकते हो कि इसका LHL इज इक्वल टू RHL तो आ रहा होगा, बट LHL RHL आ रहा होगा लेकिन f ऑफ a जो है वो नॉट डिफाइंड है, और इसका क्या आ रहा होगा कि LHL इज इक्वल टू RHL आ रहा होगा, बट दैट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ
ये आ रहा होगा। ठीक है, ये मिसिंग पॉइंट है और ये आइसोलेटेड पॉइंट है। क्लियर है? ठीक है, इस टाइप। अब ग्राफ याद कर लो, ऐसा ग्राफ अपन ने किसमें पढ़ा था। जैसे ये तो कोई सा भी ले सकते हो आप। मान लो जैसे मैं आपसे बोल दूं कि एफ एक्स इज ये तो बहुत सारे फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 की बात कर लो एट एक्स इक्वल टू 3। अब इसमें x इक्वल टू 3 पे आप ग्राफ बनाएंगे तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल तो आ जाएगा ना, पर एफ ऑफ 3 डिफाइंड भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसकी आप बात करो तो इसमें मैं लिख देता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से साइन एक्स अपॉन एक्स एंड 2 और एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। इसमें 0 पे राइट हैंड लिमिट निकालोगे 1 आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 1 आएगा, और एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो 2 आएगा। लाइक दैट, राइट हैंड लेफ्ट हैंड सेम आ रहा है, एफ ऑफ 0 डिफाइंड तो है लेकिन वैल्यू कुछ और आ रही है। दिस इज आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, फाइनाइट पॉइंट की बात करें, फाइनाइट पॉइंट या इनफाइनाइट पॉइंट या ऑसिलेटरी। ठीक है, फाइनाइट पॉइंट अपन बोलते हैं कि जिसमें LHL is not equals to RHL but finite। ठीक है, LHL और RHL इक्वल नहीं आ रहे हो लेकिन फाइनाइट आ जाए। LHL RHL इक्वल नहीं आ रहे हो लेकिन फाइनाइट आ जाए। ग्रेटेस्ट इंटीजर सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका। ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी भी इंटीजर पे ले लो, x इक्वल्स टू 1 पे 2 पे, इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो इक्वल आएगा ना, और सॉरी अलग, मतलब फाइनाइट आएगा लेकिन इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, इनफाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप मतलब ये हो गया कि एक तरह से कि LHL या RHL में से कोई एक वैल्यू आपके पास इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, LHL और RHL इनफाइनाइट। LHL और RHL इज इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल e पावर 1 by x ले लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे 0 प्लस h करोगे, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालोगे 0 प्लस h तो e पावर इनफाइनाइट आएगा, दैट इज इनफाइनाइट। और LHL निकालोगे तो e पावर माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा, दैट इज 0। ऑसिलेटरी, ये थोड़ा सा अलग टाइप का फंक्शन हो गया, ये आपने पहली बार हो सकता है सुना हो ऑसिलेटरी टाइप का। ठीक है, ऑसिलेटरी अपन बोलते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है sin 1 by x at x equals to 0 या cos 1 by x at x equals to 0। sin 1 by x या cos 1 by x at x equals to 0। ठीक है, इसको मैं अभी डिटेल में बताता हूं आपको ये ऑसिलेटरी का मतलब क्या है। एक बार आप ये पूरा केस लिख लो। ठीक है, इसमें और किसी पॉइंट में डाउट है क्या? ऑसिलेटरी में अभी समझा रहा हूं, उसके अलावा और किसी पॉइंट में कोई डाउट है क्या? बस टाइप अपन ने डिफाइन कर रखा है और रिमूवेबल इसलिए बोल रहे हैं इसको सीधा सीधा कि अपन इसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने का मतलब क्या है कि जैसे भाई अब जैसे मान लो इसमें दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है कि LHL इक्वल टू RHL आ रहा है। ठीक है, लेकिन इक्वल टू f of a नहीं आ रहा। ठीक है, तो f of a डिफाइन कर देना तो वो कंटीन्यूअस बन जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें भी f of a डिफाइन कर दो, नया f of a इसके इक्वल बना दो तो कंटीन्यूअस बन जाएगा। बस इतना समझता है। ठीक है, तो एक बार इसको लिख लो, फिर मैं ऑसिलेटरी पे आता हूं। सर ये फाइनाइट टाइप नहीं आया समझ सर। कौन सा वाला? सर सर ये फाइनाइट टाइप। इनफाइनाइट की फाइनाइट? नो सर सर ये वाला फाइनाइट टाइप। फाइनाइट, ये वाला
फाइनाइट में यह है कि LHL और RHL दोनों की वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए बस, ठीक है, और इक्वल नहीं आनी चाहिए सीधे सीधे, ठीक है। LHL और जैसे अभी मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे इसकी से 1 पे राइट हैंड लिमिट निकालोगे 1 प्लस एच तो 1 आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे 1 माइनस एच तो 0 आएगा। तो बस राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आ फाइनाइट रही है बट नॉट इक्वल, लेकिन इक्वल नहीं आ रही, यस सर। ठीक है। चलो अब इसमें एक ऑसिलेटरी में बता देता हूं कि ऑसिलेटरी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ऑसिलेटरी अपन किसको बोल रहे हैं, ठीक है। मिसिंग पॉइंट में पहले एफ और ए ही सॉल्व करेंगे। नहीं, मिसिंग पॉइंट में एफ ऑफ ए तो होता ही नहीं है ना, मिसिंग पॉइंट का मतलब यही है कि एफ ऑफ ए तो डिफाइंड ही नहीं है उसमें, एफ ऑफ ए तो आएगा ही नहीं उसमें मिसिंग पॉइंट, है ना। ऑसिलेटरी का मतलब क्या होता है कि जैसे साइन 1/x की बात, बहुत कम फंक्शन ऑसिलेटरी फंक्शन होता है, तो साइन 1/x एट x इक्वल्स टू 0, यदि मैं साइन 1/x की बात करूं x इक्वल्स टू 0 पे, तो x इक्वल्स टू 0 पे यदि आप साइन 1/x का x इक्वल्स टू 0 पे ग्राफ बनाओगे, ध्यान से समझना, 0 पे देखो साइन में क्या होता है कि यदि आप इसके अंदर वाली वैल्यू 0 से लेके 2 पाई तक, 2 पाई मतलब कितना हो गया 6.28, 0 से 2 पाई, 2 पाई मतलब कितना 6.28, मतलब इसकी वैल्यू यदि आप 6.28 लेंथ पे मूव कराओगे, एक्स कोऑर्डिनेट 6.28 लेंथ पे मूव कराओगे तो साइन का एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है ना। 6.28 लेंथ मूव कराओगे एक्स कोऑर्डिनेट पे तो एक साइकिल पूरा बनता है। अब इसमें क्या होता है कि लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, सपोज करो कि मैंने रखा 0.01, बहुत कम वैल्यू है ना, 0.01 मतलब मैं 1 मान लूं तो इसका 100th पार्ट कितना छोटा सा, तो ये साइन 1/0.01 मतलब कितना हो जाएगा, साइन 100 हो जाएगा। अब मान लो 0.01 के बाद मैंने 0.02 रखा, साइन 1/0.02 मतलब कितना हो गया, साइन 100/2, साइन 50, साइन 50, साइन 100 और साइन 50, ठीक है। मतलब जब आप x कोऑर्डिनेट 0.01 से 0.02 मूव करा रहे हो, आप समझ रहे हो x कोऑर्डिनेट 0.01 कितना थोड़ा सा, 0.02 कितना थोड़ा सा, तो साइन 50 से साइन 100 जा रहा है, मतलब कितने यूनिट चेंज हुआ साइन के अंदर, 50 यूनिट, 50 यूनिट, और 6.28 यूनिट पर एक साइकिल बन जाता है, 6.28 यूनिट पर एक साइकिल पूरा बन जाता है। तो यदि आप 50 यूनिट चेंज कर रहे होंगे तो कितने साइकिल बनेंगे, अप्रोक्स 8 साइकिल बन जाएंगे, 8 6 48। तो आपने साइन के एंगल को यदि 50 यूनिट चेंज करा, साइन 50 से साइन, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना जंप करेगा, सारी वैल्यूज लेता हुआ जाएगा ना, 50 50 और 52 से लेकर 100 तक सारी वैल्यू लेता हुआ जाएगा, है ना। तो आपने यदि 0.01 से 0.02 चेंज करा तो 50 यूनिट चेंज हुआ और साइन के 8 साइकिल बन जाएंगे। आप इमेजिन करिए इसका 100th पार्ट, 1/100 पार्ट का एक छोटा सा पार्ट, उसके अंदर साइन के 8 लूप बनाने आपको, ऐसे ऐसे करके 8 बार, ठीक है।
चलो वहां तक भी मैंने बात मान ली, आप बोले ठीक है थोड़ा बड़ा बना देंगे। अब मान लो कि यदि मैंने x.001 कर दिया, तो ये जो साइन 100 लिखा हुआ था ये साइन 1000 हो जाएगा, और जो साइन 50 लिखा था वो साइन 500 हो जाएगा। और जो मैं 8 लूप की बात कर रहा था उस 8 लूप की जगह पे 80 लूप्स हो जाएंगे, 80 लूप्स। मतलब इसका भी 1/10 के अंदर मुझे साइन के 80 लूप बनाना है, समझ लो 80 बार, इसका भी 1/10 करके उसके अंदर। पर दिक्कत यह है कि आप जितना पास जाओगे ये फ्रीक्वेंसी और उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ये मैंने बात करी थी 0.01 से 0.02 की, ये मैं बात कर रहा हूं 0.001 से लेकर 0.002 तक की। अब इसमें यदि मैं एक पॉइंट और लगा दूं, एक जीरो और बढ़ा दूं, तो ये जो मैं 50 लूप्स बोल रहा हूं, सॉरी 80 लूप्स जो बोल रहा हूं वो 800 हो जाएंगे, फिर 8000 हो जाएंगे। तो होता क्या है कि आप जीरो के जितने पास जाते जाते हो साइन 1/x में, उतनी लूपिंग फ्रीक्वेंसी और बढ़ती जाती है। जीरो पे तो डिफाइंड ही नहीं है, जीरो पे तो खैर डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है, तो जीरो पे तो डिफाइंड नहीं है, जीरो पे तो होलो सर्कल लग जाएगा। लेकिन इसके आसपास इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है, इसके लूप जो बनते हैं इतने ज्यादा बनते हैं कि इवन मतलब वो जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ ऑलमोस्ट ये मान लो आपको लाइक दिखेगा ही नहीं। आप वो ग्राफ है ना आपको दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल डार्क पार्ट बीच में, बिल्कुल डार्क, एकदम डार्क पार्ट बनता है एक जीरो को छोड़ के, जीरो पे तो हो सकता, ठीक है। तो एग्जैक्टली यदि मैं आपसे पूछूं कि इसके राइट हैंड लिमिट बताओ या लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ, तो आप बता ही नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? लिमिट क्या होती है? लिमिट वो वैल्यू होती है जो मैं बता सकूं कि फंक्शन उस वैल्यू की तरफ जा रहा है। लेकिन इसमें आप कभी भी ये बता ही नहीं पाओगे कि फंक्शन किस वैल्यू की तरफ जा रहा है। आप बोलो कि साइन है तो 1 की तरफ जा रहा होगा, नहीं, आप थोड़ा भी इधर उधर हुए तो 1 की जगह जो -1 दिखेगा, -1 की जगह, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि वी कैन नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि वो किस और अप्रोच कर रहा है। तो हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज द ओनली केस जहां पे ग्राफ एग्जिस्ट करता है, लेकिन अपन ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि लिमिट एग्जैक्टली अप्रोच किस ओर कर रही है, फंक्शन अप्रोच किस ओर कर रहा है, जैसे जैसे अपन जीरो की तरफ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी फंक्शन। तो जब फंक्शन ऑसिलेटरी होता है उस केस में भी लिमिट डज नॉट, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो कंटिन्यूटी की तो बात ही खत्म हो गई। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कंटिन्यूटी की तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, कंटिन्यूस नहीं होगा, एंड दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, जो कि sin 1/x cos 1/x इस टाइप के फंक्शंस में होता है। एक cos 5/x भी आ जाता है एट x इक्वल्स टू 0, ये सब केवल x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये केस आप चाहो तो अलग से याद रख लेना, sin 1/x cos 1/x cos 5/x, x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, एक्चुअली लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलो अब इसके बाद अपन आते हैं, इसमें एक दो टर्म और है, जंप,
एक दो पॉइंट और है इसमें, जंप, ठीक है। तो जंप अपन किसको बोलते हैं? जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब ये समझ लो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इन finite type of discontinuity, mod of LHL minus RHL. In finite type of discontinuity, mod of LHL minus RHL, mod of LHL minus RHL is called jump of discontinuity. इसे finite type of discontinuity में अपन ने क्या बोला था कि LHL और RHL अलग अलग आएंगे, दोनों फाइनाइट वैल्यू लेकिन अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो सीधा सीधा बस जंप एक टर्म है एक तरह से, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो LHL और RHL का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और इसी में आप एक चीज ये लिख सकते हो कि if a function have finite number of jumps, function have finite number of jumps, then if a function have finite number of jumps, then it is called piecewise continuous. If a function have finite number of jumps, then it is called piecewise or section wise continuous. और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है। हाँ ये मोड लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है, ब्रैकेट नहीं है, मोड लगा हुआ है ना। हाँ, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है। कि मान लो मैं आपसे बोलूं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो अब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये होता है ना कि जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का आप ग्राफ बनाओगे, यहां से यहां तक बना, फिर ये जंप कर गया, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड जंप, इसको जंप बोलते हैं, है ना। क्योंकि ये आरएचएल होगा, इधर से एलएचएल होगा, एलएचएल माइनस आरएचएल, इसको अपन जंप बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास, यहां से ये हो गया, फिर यहां से यहां तक जंप कर गया ऐसा। तो इसको अपन बोलेंगे पीस वाइज और सेक्शन वाइज कंटिन्यूअस। ऐसे वाले फंक्शंस को अपन पीस वाइज या सेक्शन वाइज कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, जो फाइनाइट नंबर ऑफ जंप्स रखते हैं, ऐसे जंप कर रहे हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ जंप्स रखते हैं, ठीक है। सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी, सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी, fx is equals to x when x belongs to q minus x when x is not belongs to q। ये इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं ना, ये आप ले लो, मैं दो तीन टाइप के फंक्शन लिख देता हूं, सब में ऐसा ही होता है। ये हो गया, लेट्स से fx is equals to x 1 minus x belongs to q, x not belongs to q, और लिखता हूं मैं fx is equals to x square 1 minus x square लिख दो,
x belongs to q, x not belongs to, मतलब मैं ऐसे फंक्शंस की बात कर रहा हूं जो इस तरह से डिफाइंड है, x बिलोंग्स टू q के लिए और x इज नॉट बिलोंग्स टू q के लिए, मतलब x रेशनल नंबर और x इरेशनल नंबर के लिए अलग अलग डिफाइंड है, ठीक है। तो अब ऐसे सर सेकेंड में दोनों में नॉट बिलोंग टू आएगा क्या? नहीं एक में क्यों, एक में क्यों x बिलोंग्स टू q। अब ऐसे फंक्शंस में क्या होता है कि एग्जैक्टली जैसे आप, मैं फर्स्ट वाले फंक्शन की बात करूं तो बाकी सब में डायरेक्ट रिजल्ट आपको समझ में आ जाएगा। y इज इक्वल टू x, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x और एक फंक्शन है y इज इक्वल टू माइनस x, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x और एक फंक्शन है y इज इक्वल टू माइनस x, ठीक है। x belongs to q, let's say this is y is equals to x and this is y is equals to minus x, ठीक। this is for x belongs to q and this is x not belongs to q के लिए, ये x belongs to q के लिए, ये x not belongs to q के लिए। अब आप ऐसे सोचो कि like let's say 1 रेशनल नंबर है, यहां पर पॉइंट आएगा, रेशनल नंबर है तो y इक्वल टू x पर आएगा और इरेशनल नंबर है तो y इक्वल टू माइनस x पर आएगा, तो ये रेशनल नंबर है। 1 के नेक्स्ट नंबर इरेशनल, 1 के नेक्स्ट नंबर इरेशनल है, तो इसका जो अगला पॉइंट है अब इस लाइन पर नहीं आएगा, यहां पर आएगा, फिर उसके नेक्स्ट रेशनल पॉइंट आएगा, तो उसका अगला पॉइंट यहां पे नहीं आएगा, यहां पर आएगा, फिर अगला यहां, फिर अगला यहां, फिर अगला यहां, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है आपको कि आपको ग्राफ ऐसा दिखेगा, एक डॉट यहां पे दिखा, फिर अगला डॉट यहां पे दिखा, फिर अगला डॉट यहां पे दिखा, फिर अगला डॉट यहां पे दिखा, ऐसा दिखेगा। हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी। अभी तक अपन ये बात कर रहे थे कि हाँ भाई कुछ पॉइंट पे कंटिन्यूस है, कुछ पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, अभी तक अपन ये बात कर रहे थे। जनरली डिसकंटिन्यूटी कुछ ही पॉइंट्स पर आ रही थी, कुछ ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आ रही थी ना, पर अब तो हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा कुछ पॉइंट्स को छोड़ के। जीरो, अब जीरो रेशनल नंबर है, अब आप ध्यान से समझना, जीरो रेशनल नंबर है, जीरो के नेक्स्ट जीरो प्लस एच या जीरो माइनस एच कुछ भी आएगा, एच पे डिपेंड करेगा, एच तो पता नहीं है मुझे रेशनल है कि इरेशनल है, ठीक है, लेकिन इतना कंफर्म है कि इसके अगला वाला जो भी पॉइंट आएगा वो या तो इस लाइन पर आएगा या इस लाइन पर आएगा। तो यदि इस लाइन पर आएगा या इस लाइन पर आएगा, दोनों में से किसी भी लाइन पर आए, लेकिन वो पॉइंट इस वाले पॉइंट के साथ तो कंटिन्यूटी में रहेगा ना, चिपक के रहेगा ना एक तरह से, चाहे आप ऊपर वाली लाइन पे बना लो चाहे नीचे वाली लाइन पे बना लो, किसी पे भी बनाओ, लेकिन उसका जो भी अगला पॉइंट आएगा वो उस वाले पॉइंट के साथ तो चिपक के रहेगा एकदम कंटिन्यूटी में। बिल्कुल सेम ऐसे के ऐसे ही मैं किधर भी बना लूं तो वहां पे तो वो पॉइंट एकदम चिपक के रहेगा। तो कुल मिला के वो जो जीरो वाला जो पार्ट है जीरो पे, वहां पे तो मुझे 2-3 पॉइंट ऐसे कंटिन्यूटी में चिपक के दिखेंगे एक तरह से, तो जीरो पे कंटिन्यूस हो जाएगा, जीरो पे कंटिन्यूस, सारे ग्राफ में ऐसा ही होगा। कुल मिला के सीधे सीधे आप ये बोल सकते हैं जहां पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे कंटिन्यूस आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, इसमें दोनों ग्राफ कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x इज इक्वल्स टू 1 माइनस x 2x, तो कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1/2, इसमें कहां पे करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस x स्क्वायर, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2। तो कभी भी ऐसा वाला केस आ जाए तो सीधे सीधे जहां पे अपने दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहां पे फंक्शन कंटिन्यूस होंगे, उसके अलावा हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आएगी।
ठीक है, आई कि नहीं बात समझ में? सर ये कंटिन्यूस x इज इक्वल्स टू 1/2 पे कैसे हो जाएगा? बिल्कुल, वो जैसे यहाँ पे जीरो पे समझ में आया कि नहीं, ये जीरो पे कंटिन्यूस कैसे हुआ? यस सर, ये तो आ गया। बिल्कुल, बस बिल्कुल ऐसा का ऐसा जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, इसका ग्राफ y इक्वल्स टू x ऐसा बनेगा, इसका ग्राफ 1 माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है। तो जो काम इसमें जीरो पे हो रहा है वो काम इसमें 1/2 पे हो रहा है। देखो बिल्कुल ऐसे दिख रहा है। यस सर। ऐसे यहाँ पे इसमें एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे होता है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ है। ये रहा। तो क्या होता है, दोनों ग्राफ जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना एक्चुअली, तो उसमें वो पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट तो दोनों पे है ही सही। अब उसके इधर वाला पॉइंट किसी भी ग्राफ पे आए लेकिन वो उसके साथ तो चिपक के आ जाएगा एकदम। बिल्कुल ऐसे इधर वाला पॉइंट भी किधर भी आ जाए तो वो 3 पॉइंट तो कंटिन्यूटी में आते ही आते हैं, वो 3 पॉइंट इसलिए। ठीक है, तो इसलिए ऐसे वाले फंक्शन में सीधा सीधा आप याद रख सकते हो। ठीक है, सीधा सीधा ऐसे वाले फंक्शन में याद रख सकते हो कि जहां पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये दोनों तीनों लिख लो, और भी कोई ऐसे फंक्शन आ जाए। नेक्स्ट लेते हैं अपन इसमें एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इंटरसेक्शन का पॉइंट दोनों को इक्वल करके निकाल लो। जैसे मान लो एक x था और एक 1 माइनस एक्स था, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट x इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स करके निकाल लो। ऐसे एक एक्स स्क्वायर था और एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो दोनों को इक्वल करके अपन निकाल सकते हैं ऐसे। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। ठीक है, चलो इसमें पॉइंट पहले लिख लो, मैं लिखा देता हूं पहले आपको। ठीक है, if fx is continuous in closed interval a to b, if fx is continuous in closed बहुत बेसिक सा पॉइंट है, closed interval a to b, then it will have a well-defined maximum value, well-defined maximum value and minimum value, well-defined maximum value and minimum value, and range will be in closed interval, and range will be in closed interval, and fx will be bounded function, and fx will be
बाउंडेड फंक्शन, fx विल बी बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, देखो अब अपन ने इतने सारे केसेस ले लिए, तो आपको एक चीज तो थोड़ी सी समझ में आ गई होगी कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी में मतलब ग्राफिकल डिफरेंस तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि अपन ने सीधा सीधा कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि उसका ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है, सीधा सीधा अपना ग्राफ चल रहा है। शेप कुछ भी हो सकता है, शेप की कंटिन्यूटी जब मैं बोल रहा हूं तो मैं शेप की बात नहीं कर रहा हूं, ग्राफ कितने टर्न लेगा, कितनी बार स्ट्रेट लाइन जाएगा, कैसा मुड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं। बस एक चीज मैं कंफर्म बोलता हूं, जब भी मैं कंटिन्यूस फंक्शन बोल रहा हूं तो कि इसका मतलब ये है कि ग्राफ में कहीं पर भी होलो सर्कल, डार्क सर्कल, जंप या एसिम्प्टोट जैसी कोई चीज नहीं है। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई सपोज करो कि यदि मैंने बोला कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, मैंने बोला एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, तो मैं उससे क्या क्या फर्दर कंक्लूजन्स निकाल सकता हूं क्लोज इंटरवल में ए से लेकर बी तक में। अब यदि मैंने क्लोज इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूस बोला, इसका मतलब ए और बी पे भी कहीं पे होलो सर्कल, डार्क सर्कल जैसी कोई चीज नहीं है। हरी बात समझ में? ए भाई मैं ए क्लोज इंटरवल ए से बी में अपन कंटिन्यूटी बोलते हैं, इसका मतलब क्या बोलते हैं अपन कि ए पर भी कोई क्लोज इंटर, ए पर भी होलो सर्कल डार्क सर्कल नहीं है, बी पे भी होलो सर्कल डार्क सर्कल नहीं है, ऐसा ही बोलते हैं ना अपन। ठीक है, तो यदि मैंने क्लोज इंटरवल ए से बी में फंक्शन को कंटिन्यूस बोला है तो व्हाट कंक्लूजन्स आई कैन ड्रॉ, और क्या क्या कंक्लूजन्स मैं निकाल सकता हूं। सबसे पहला कंक्लूजन जो मैंने बताया, मैंने एक तरह से तीन कंक्लूजन बताया। ठीक है, पहला कंक्लूजन मैंने ये बताया कि इसका मतलब ये है कि ए से लेकर बी तक में फंक्शन में कहीं ना कहीं एक वेल डिफाइंड मैक्सिमम वैल्यू होगी और कहीं ना कहीं एक वेल डिफाइंड मिनिमम वैल्यू होगी। अब इस सब सारी चीजें बता रहा हूं, रुक जाओ। पहली चीज, कहीं ना कहीं वेल डिफाइंड मैक्सिमम वैल्यू होगी और वेल डिफाइंड मिनिमम वैल्यू होगी। वेल डिफाइंड का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट आ रही होगी या मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट आ रही होगी, एक फाइनाइट वैल्यू आ रही होगी जिसको आप मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं, एक फाइनाइट वैल्यू आ रही होगी जिसको आप मिनिमम वैल्यू बोल सकते हैं। सपोज करो यहां से लेके यहां तक ऐसा ग्राफ बनाया तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये मिनिमम वैल्यू हो गई। सपोज मैंने कोई ए से बी तक ऐसा ग्राफ बना दिया तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये मिनिमम वैल्यू हो गई। कुछ भी बना लो आप, किसी भी शेप का बना लो, आड़ा तिरछा टाइप का ये बना दो, आप बोलो ऐसा बना दिया, ठीक है जी, ये मिनिमम वैल्यू हो गई, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और क्लोज इंटरवल में कहीं पे होलो सर्कल डार्क सर्कल में काम ही नहीं है ना, कहीं पे होलो सर्कल डार्क सर्कल में काम ही नहीं है। ठीक है बात, तो पहला पॉइंट तो ये कि डेफिनेटली मैक्सिमम आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ गई। और दूसरी चीज ये है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसलिए उस मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में ग्राफ पूरा का पूरा गया होगा, कहीं से बीच में गायब नहीं हो गया होगा। ठीक है, आपने बोला ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक के हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं ग्राफ होगा। ग्राफ ऐसा नहीं आप बोले कि यहाँ पे ये मैक्सिमम, तो क्योंकि देखो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपने मिनिमम वैल्यू बोली और जो मैक्सिमम वैल्यू बोली उसके बीच में हर पॉइंट पे ग्राफ हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। जैसे मान लो मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 1 to 5, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 5 है ना। लेकिन मैंने बोला मैक्सिमम वैल्यू 5 है, मिनिमम वैल्यू 1 है, लेकिन बीच की बहुत सारी वैल्यू गायब है, उसमें बीच की बहुत सारी वैल्यू गायब। लेकिन अपने केस में बात यह है कि यदि मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बोल रहा हूं तो उस मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में थोड़ा सा क्या है, चार्जिंग का इशू है, तो बीच में खत्म ही हो जाएगी क्लास, 5-10 मिनट ही बचे हैं।
चलो, हाँ, तो जो पॉइंट मैं बता रहा था वो पॉइंट ये था कि मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है, और अपने जो फंक्शन की रेंज आएगी वो उस मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू पूरी की पूरी रेंज आ जाएगी। मतलब लेट्स से आपने मैक्सिमम वैल्यू बोली कैपिटल एम और मिनिमम वैल्यू आपने बोली स्मॉल एम, तो अपने जो फंक्शन की रेंज आएगी स्मॉल एम से लेकर कैपिटल एम तक आएगी, फिक्स है। मतलब हमेशा ऐसा होना जरूरी नहीं है, ये केवल कंटिन्यूस फंक्शन में होगा, ठीक है ना, मेरी बात आ रही समझ में? क्योंकि हो सकता है देखो आप फंक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू बोल रहे हैं वो आ रही हो, फंक्शन में जो आप मिनिमम वैल्यू बोल रही है वो भी आ रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि रेंज में स्मॉल एम से कैपिटल एम बोल पाऊं, क्योंकि रेंज बोलने के लिए मुझे बीच की भी सारी वैल्यू मिलनी चाहिए ना। अभी जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर की मैं बात कर रहा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैक्सिमम वैल्यू 5 है, मिनिमम वैल्यू 1 है, लेकिन तब भी मैं रेंज 1 से 5 तो नहीं बोल सकता, रेंज आप 1 से 5 तो नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि रेंज 1 से 5 कैसे बोलोगे, बीच में 2 3 4 ही तो आ रहा है, 1.1 1.2 ये वैल्यू तो आएगी अपने पास। तो दिस इज अबाउट द कंटीन्यूअस फंक्शंस प्रॉपर्टी, कि कहीं पर कोई फंक्शन यदि, इसीलिए देखो क्वेश्चन स्टेटमेंट दिखने में बहुत सिंपल सा है, लेकिन वो स्टेटमेंट अपने को बहुत सारे कंक्लूजन दे जाता है साथ में। मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया fx इज कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a to b, तो मुझे बहुत सारे कंक्लूजन दे दिया वो साथ में, ठीक है। तो दो कंक्लूजन हो गए, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू मिलेगी, नंबर 1, नंबर 2 आपकी रेंज मिलेगी, यहां से लेके यहां तक रेंज मिलेगी, एंड नंबर 3 बाउंडेड फंक्शन होगा। बाउंडेड फंक्शन होगा, कैसे होगा बाउंडेड फंक्शन, क्या होता था बाउंडेड फंक्शन, याद करो, बाउंडेड फंक्शन अपन बोलते थे जिसमें फंक्शन किसी भी तरफ से इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच नहीं करे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से फाइनाइट हो। आएगा इनफाइनाइट जाते ही तो कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है ना, इनफाइनाइट जाते ही क्लोज इंटरवल, इन द क्लोज, ये बात ध्यान रखना, क्लोज इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं। यदि सेम चीज मैं आर के लिए बोलता ना, डिफरेंस समझना, देखो ये सारी बातें मैंने करी है एक क्लोज इंटरवल ए से बी के लिए। यदि सेम स्टेटमेंट में बोल दूं fx इज कंटिन्यूअस इन कैपिटल आर, मतलब रियल नंबर के लिए, तो सारी बातें फेल, फिर तो इनफाइनाइट माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना भाई, वो तो आपको पता ही है ना, क्वाड्रेटिक की आप ले लो, क्वाड्रेटिक है तो कंटिन्यूअस, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट चली जाती है, क्यूबिक आप ले लो, मैक्सिमम भी इनफाइनाइट, मिनिमम भी माइनस इनफाइनाइट, बाउंडेड फंक्शन भी नहीं हो सकता वो, है ना। तो ये अपन बात कर रहे थे क्लोज इंटरवल ए से लेकर, ये सर ये देख लो फोन पे बात कर, क्या हो गया भाई, कौन है? क्या हो गया? ठीक है, पॉइंट आ गया समझ में मेरा, तीनों पॉइंट्स क्लियर है ना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 रेंज, हाँ वो भी तो खुशी पर मेरे केस नहीं समझ में आया, बाउंडेड आएगा नंबर 2, एंड नंबर 3 रेंज एक क्लोज इंटरवल में आएगी, उसकी जो रेंज आएगी वो भी एक क्लोज इंटरवल में, एक रेंज जो आएगी वो हमेशा एक क्लोज इंटरवल में आएगी, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है, टाइम भी हो गया अपना, चलो तो अपन नेक्स्ट क्लास में फर्दर कंटिन्यू करते हैं इसको। एक एग्जांपल से समझा दीजिएगा सर, है सर एक एग्जांपल से समझा दीजिएगा सर, एक एग्जांपल से। आप कोई भी फंक्शन ले लो, जैसे कोई भी आप पॉलिनोमियल में, मान लो क्यूब, क्यूब को ही बोल देता हूँ ना, जैसे आप कोई भी फंक्शन ले लो, लेट्स से एक्स क्यूब, मैंने बोल दिया x बिलोंग्स टू 1 से लेके 3 तक, कोई सा भी फंक्शन बोल, जितने भी अपने स्टैंडर्ड फंक्शन है सब बोल दो आप, fx इज इक्वल टू sin x बोल दो, मैंने बोल दिया 0 से लेके पाई तक, इंटरवल लिखना पड़ेगा बस आपको साथ में,
तो 1 से लेके 3 तक में ये बाउंडेड फंक्शन होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, इसकी रेंज क्लोज इंटरवल में आएगी। साइन एक्स की बात कर लो, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू, कुछ भी लिख दो आप, e पावर x लिख दो, ln x लिख दो, e पावर x लिख दो मैं, 1 से लेकर 3 तक ln x लिख दो मैं, सारे फंक्शन लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यस सर। है ना? चलो ठीक है, आज फिजिक्स की क्लास नहीं है आप लोगों की, इसके बाद अभी फिजिक्स की क्लास थी ना? यस सर। हाँ, तो अभी आज फिजिक्स सर। की क्लास नहीं है। ठीक है, फिजिक्स की क्लास आपकी संडे को होगी आज वाली। तो बस आज की क्लास आप लोगों की खत्म हो गई है, अब आप लीव कर सकते हो। ठीक है, चलो ओके बाय।